हेलो एवरीवन, वेलकम टू पढ़ लिया। दोस्तों, आज हम लोग जो है नया सब्जेक्ट स्टार्ट करने वाले, दैट इज रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट स्ट्रक्चर। इस सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंस क्या है, एग्जाम में कितना वेटेज रखता है और हम ये सब्जेक्ट क्यों सीख रहे हैं, इसके बारे में जानने से पहले मैं अपना जो है ब्रीफली आइडिया देता हूँ। माई सेल्फ बाबूलाल जहांगीर एंड गेट के एग्जाम में जो मेरा रैंक था 231 रैंक था, और स्ट्रक्चर में मैंने जो है स्ट्रक्चर के अंदर मैंने एमटेक किया है आईआईटी मद्रास से। आफ्टर दैट कंप्लीशन ऑफ द एमटेक आई स्टार्टेड टू द टीचिंग, और गेट और ईएससी के स्टूडेंट को पढ़ाते हुए अभी मुझे 8 से 9 साल हो चुके हैं। सो आई हैव द वास्ट एक्सपीरियंस फॉर द गेट एंड ईएससी स्ट्रीम। और इस 8 से 9 साल में हम लोगों ने जो सब्जेक्ट को जाना है और किस तरीके से जो है एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आते हैं और किस तरीके से हमें तैयारी करनी होती है, क्योंकि आप अच्छे से जानते हैं कि आरसीसी अपने आप में सबसे लेंदी सब्जेक्ट है। बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं जिनका एग्जाम में वेटेज बहुत कम है, प्री के अंदर, ईएससी प्री के अंदर और मेंस के अंदर भी। अगर हम देखें तो कुछ सब्जेक्ट टॉपिक ऐसे हैं जिसको ओनली मेंस में पूछा जाता है, ईएससी मेंस में, और कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो ओनली प्री के अंदर आते हैं। मोस्टली जो प्री के अंदर वेटेज रहता है उन्हीं टॉपिक का रहता है। तो ये पिछले 8 से 9 साल में जो हमें पढ़ाते हुए जो अनुभव हुआ है, एक्सपीरियंस जो रहा है, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि किस किस टॉपिक पे आपको ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करना है, किस टॉपिक को आप लाइटली लेना है। इट डजंट मीन दैट कि हम उस टॉपिक को जो है नॉर्मली लेके कर देंगे, बट सीखेंगे हम लोग उसी पैटर्न से जिस तरीके से हम बाकी सारे टॉपिक को कर रहे हैं। बट फोकस जिस पे ज़्यादा, मेहनत जिसमें ज़्यादा करेंगे वो उस पर करेंगे जिसका एग्जाम में वेटेज जो है ज़्यादा रहता है। ठीक है, तो दोस्तों आरसीसी का जो सब्जेक्ट है वो हम लोग क्यों सीखना चाह रहे हैं, क्यों हम लोगों को ये सिलेबस में रखा गया है, तो आप जरा अगर ध्यान से देखेंगे तो जितने भी स्ट्रक्चर बने हैं नाउ दिस टाइम, जो स्ट्रक्चर जितने भी बन रहे हैं, चाहे शहरों में हैं या गाँव के अंदर हैं, तो मोस्टली स्ट्रक्चर जो है 99.99% जो स्ट्रक्चर हैं सारे के सारे आरसीसी से बने हैं, रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट से। जब सारे स्ट्रक्चर आरसीसी से बन रहे हैं तो हमें इसके बारे में पूरी डिटेल्स नॉलेज होनी चाहिए कि अगर हम कॉलम बना रहे हैं तो कॉलम के अंदर एनफोर्समेंट कितना देना है, कितने डाया का एनफोर्समेंट लगाना है, कितना कंक्रीट लगाना है, कौन सा ग्रेड ऑफ कंक्रीट होगा, और कितनी डायमेंशन ऑफ कॉलम की देनी है। ठीक वैसे बीम पे कितना लोड आ रहा है, स्लेब पे कितना लोड आ रहा है, स्लेब से बीम पे लोड कैसे जा रहा है, बीम से कॉलम पे लोड कैसे जा रहा है, और फिर कॉलम से जो है फाउंडेशन में लोड कैसे जा रहा है। तो ये सारा मैकेनिज्म हमें जानना होगा। तो लोड ट्रांसफर फ्रॉम टॉप फ्लोर से लेके बॉटम फ्लोर एंड देन ग्राउंड पे जब ट्रांसफर होता है तो ये किस तरीके से मैकेनिज्म होती है, वो जानने से पहले, मतलब पूरे स्ट्रक्चर को एनालिसिस करने से पहले हम लोगों को इंडिविजुअल कंपोनेंट के बारे में देखना होगा। इंडिविजुअल कंपोनेंट का मतलब है कि बीम किस तरीके से डिजाइन होती है, किस लोड के लिए डिजाइन होती है, उसका डायमेंशन कैसा देना है, बेंडिंग किस तरीके से होती है, कौन कौन से फोर्सेस जो है उसमें बेंडिंग इंड्यूस कर रहे हैं, बेंडिंग इन प्लेन है या आउट ऑफ प्लेन है, ये सारी बातें हम लोग इसमें डिस्कस करने वाले हैं। ठीक वैसे ही जैसे हमने बीम को एनालिसिस किया, ठीक वैसे हम लोग एनालिसिस करेंगे कॉलम को, ठीक वैसे हम सेपरेटली एनालिसिस करेंगे स्लेब को, एंड सेपरेटली एनालिसिस करेंगे हम लोग फुटिंग को। तो जब हम सारे कंपोनेंट को इंडिविजुअली एनालिसिस कर लेंगे, देन उस केस के अंदर लास्ट में हम लोग इन सबको कंबाइंडली एनालिसिस करेंगे, जहां पे टॉप फ्लोर पे जब लोड लगता है या मिडिल फ्लोर पे लोड लगता है, तब सारे मेंबर में किस तरीके से जो है वो फोर्सेस ट्रांसफर होकर ग्राउंड पे जाता है। तो हमें 1 बाय 1 कंपोनेंट को जानना है कि भाई बीम कैसे डिजाइन होता है, एंड कॉलम कैसे डिजाइन होता है, एंड स्लेब कैसे डिजाइन होता है, फुटिंग कैसे डिजाइन होती है, ये सारा हमें आरसीसी से जानना है। ठीक है, अब आरसीसी से में जब हम बात करते हैं दोस्तों, तो आरसीसी में किसी भी मेंबर को, ये जितने भी मेंबर के नाम मैंने लिए हैं, इन मेंबर को डिजाइन करने के लिए हमें जो मेथड अडॉप्ट करना है, तो वो मेथड लिए जाते हैं। 2 मेथड होते हैं, एक होता है WSM वर्किंग स्ट्रेस मेथड, एक होता है LSM लिमिट स्टेट मेथड। अभी मैं ओनली सीधा बोल रहा हूं, मैं इसका डिटेल आपको बताऊंगा जब हम इसको पढ़ना शुरू करेंगे। WSM मेथड अपने आप में एक डिजाइन क्राइटेरिया है, उसकी अपनी एक रेंज है, बाउंडेशन है, और उसके ड्रॉबैक भी हैं तो बेनिफिट भी हैं। तो वो क्या ड्रॉबैक है, क्या बेनिफिट है, और WSM किस तरीके से मेंबर को डिजाइन करता है, वो हम लोग सेपरेटली जानेंगे और एनालिसिस करेंगे बीम को। फिर एक दूसरा मेथड है जो है लिमिट स्टेट मेथड, जो अभी मोस्टली यूज किया जाता है।
तो सबसे पहले देखेंगे WSM में ड्रॉबैक क्या क्या थे जिसको LSM ने कवर किया, और फिर LSM की अपनी रेंज क्या है, किसमें वर्क करता है, क्या इसकी प्रॉपर्टीज हैं और कैसे मेंबर को डिजाइन करता है। फिर दोनों को कंपेयर करेंगे कि भाई WSM से जब डिजाइन कर रहा हूं तो मेंबर का डायमेंशन मटेरियल क्या क्या है, एंड LSM से जब डिजाइन कर रहा हूं तो मेंबर का डायमेंशन और मटेरियल क्या क्या है। तो वो दोनों को कंपेयर करके फर्दर फिर प्रोसीड करेंगे डिजाइनिंग करना। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे दोस्तों सब्जेक्ट का इंट्रोडक्शन क्या है, और इंट्रोडक्शन के अंदर क्या क्या हम टर्मिनोलॉजी यूज करेंगे, कौन कौन से मटेरियल यूज कर रहे हैं, उस मटेरियल की स्ट्रेंथ कितनी है, लोड को किस तरीके से बियर कर रहा है, और अलग अलग एटमॉस्फेरिक कंडीशन में जो है इसका मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट कौन सा लेना है, मिनिमम ग्रेड ऑफ स्टील कौन सा लेना है। ये सारी बातें हम लोग जो डिस्कशन करेंगे वो होगा इंट्रोडक्शन पार्ट में, जिसको कई बार हम लोग बेसिक ऑफ आरसीसी भी बोलते हैं। तो यहां पे हम लोग जो है कंक्रीट की स्ट्रेंथ कितनी है, स्ट्रेंथ क्या है, जैसे स्ट्रेंथ को भी हम लोग बोल देते हैं मैक्सिमम स्ट्रेस वैल्यू। तो जब मैं यहाँ पे आगे आपको बताऊंगा तो स्ट्रेंथ को ही हम लोग फर्दर डिटेल में डिस्कशन करेंगे कि भाई कंप्रेसिव स्ट्रेंथ क्या होती है, टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या होती है, फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ क्या होती है, शियरिंग स्ट्रेंथ क्या होती है, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ क्या होती है। तो इन सबको जानने से पहले हम लोग स्ट्रेंथ को डिफाइन करेंगे। जब स्ट्रेंथ क्लियर हो जाएगा तो आगे तो हम लोग ओनली नेचर ऑफ फोर्सेस लिख रहे हैं, शियर स्ट्रेंथ, फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ, टेंसाइल स्ट्रेंथ, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। तो जब मुझे स्ट्रेंथ वर्ड क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा तो बाकी ऑटोमेटिकली सारे जो है क्लियर हो जाएंगे। तो यहाँ पे हम लोग जो है आरसीसी के अंदर जो जो टर्मिनोलॉजी यूज करने वाले हैं, जो जो पैरामीटर आगे हम यूज करने वाले हैं, उनके बारे में डिटेल में देखेंगे। एंड अबाउट द मटेरियल, जो मटेरियल हम लोग आरसीसी में यूज करने वाले हैं उसके बारे में भी देखेंगे। सो ये पार्ट होगा हमारा इंट्रोडक्शन और बेसिक ऑफ आरसीसी जिसको हम लोग बोल सकते हैं। फिर डिजाइनिंग पोर्शन पे बढ़ने से पहले हम लोग जो है WSM और LSM मेथड के द्वारा बीम को एनालिसिस करेंगे। मतलब WSM का जोन क्या है, किस तरीके से एनालिसिस करता है, क्या क्या उसके पैरामीटर हैं, तो उसको जानेंगे हम लोग सेकंड चैप्टर में, एनालिसिस ऑफ बीम बाय WSM। यहां पे जो कंसेप्ट आप सीखोगे वही कंसेप्ट दोस्तों हम लोग यहां तक हम लोग यूज करेंगे। यानी कि ये जितने भी 3, 4, 5, 6, 7, 8 ये जितने भी चैप्टर हैं, ये सारे के सारे चैप्टर डिपेंडेंट हैं इस कंसेप्ट पे। जो चीज हम यहाँ पे बेसिक करने वाले हैं, जो चीज हम यहाँ पे सीखने वाले हैं, सेम सिनेरियो में सेम इसी तरीके से बाकी सारे चैप्टर को करेंगे। थोड़ा बहुत चेंज है। जो चीज हमने जैसे WSM में अगर हम एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस जानते हैं, क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस जानते हैं, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस बात करते हैं, सेम आप इसी के अंदर बात करते हो। अगर आपने सेमेस्टर में सब्जेक्ट पढ़ रखा है तो आपको आइडिया होगा कि जो चीज इसमें कर रहे हैं वो का वो इसमें कर रहे हैं, वो का वो इसमें कर रहे हैं, सेम चीज इसमें देख रहे हैं, सेम चीज इसी के अंदर कर रहे हैं। इवन मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग फुटिंग के अंदर भी यही करने वाले हैं। इट मीन्स अगर आपने यहां पे कंसेप्ट में क्रिस्टल क्लियर कर लिया कि भाई जो है सिंगली अगर होता है मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकाल रहे हैं तो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस क्या है, कैसे ये कैलकुलेट किया जाता है, कौन कौन से पैरामीटर इस पर अफेक्ट करते हैं, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस में, बेंडिंग मोमेंट में, मोमेंट में क्या डिफरेंस है, तीनों को अगर आप क्रिस्टल क्लियर कर लेते हैं देन ऑटोमेटिकली बाकी के सारे चैप्टर आपके आसान बन जाएंगे। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं दोस्तों, किसी भी सब्जेक्ट को अगर जानना है, किसी भी सब्जेक्ट को अगर जानना है, चाहे वो आरसीसी स्ट्रक्चर हो या स्टील का हो या स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल हो या फिर स्ट्रक्चरल एनालिसिस हो या कोई भी सब्जेक्ट हो, इन सारे सब्जेक्ट में आपको एक चीज जो है ध्यान रखनी है, वो है बेसिक। बेसिक अगर आप स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं या बेसिक के कंसेप्ट में आप क्लियरिटी ले आते हैं तो ऑटोमेटिकली बाकी सारे के सारे चैप्टर जो हैं आसान बन जाएंगे। कारण क्या है, क्योंकि जो टर्मिनोलॉजी जो बेसिक हम लोग इंट्रोडक्शन में सीखते हैं, ये तीनों पार्ट जो है इंट्रोडक्शन है, ये WSM का इंट्रोडक्शन हो जाएगा, ये LSM का इंट्रोडक्शन होगा। जिसके ये तीनों पार्ट क्रिस्टल क्लियर हैं, उसका यहां से लेके यहां तक जो भी है, चाहे आप कोई सा भी मेंबर डिजाइन करो, कोई सा भी स्ट्रक्चर डिजाइन करो, सारे के सारे इसी तीन पे डिपेंडेंट हैं। चाहे आप WSM ले रहे हैं, चाहे LSM ले रहे हैं, चाहे और कोई सा कोड यूज कर रहे हैं, ऑल दीज आर डिपेंडेंट ऑन इन दिस वन। तो इनमें अगर क्लियरिटी है, कंसेप्ट अगर क्रिस्टल क्लियर है, ऑटोमेटिकली सारे बन जाएंगे। बट मोस्टली स्टूडेंट क्या करते हैं, इनको सिंपल उसी तरीके से पढ़ते हैं जैसे क्वेश्चन बनाना है
और क्वेश्चन बनाया, बात खत्म। फिर आगे के चैप्टर में जैसे जैसे बढ़ते हैं तो वैसी बात है, स्लेब अपने आप में अलग जो है कंपोनेंट है, फुटिंग अपने आप में अलग कंपोनेंट है, कॉलम अलग कंपोनेंट है। तो यहाँ पे मेंबर का डिजाइनिंग जो है, डिजाइनिंग नेचर सेम है, लेकिन जो कंपोनेंट मैं लूंगा, जो मैं साइज लूंगा वो डेफिनेटली अलग होगी, फोर्स अलग होगा, लेकिन जो डिजाइनिंग किया जाएगा वो पैटर्न सेम रहेगा। तो जब यहाँ पे हम बात करते हैं तो फिर बच्चे बोलते हैं कि सर ये तो बहुत लेंदी जो है प्रॉब्लम बन गया। जब उनको बताया जाता है कि लेंदी बन गया, लेकिन देख तूने किया क्या है, तो जब उसको क्लोजली अगर ऑब्जर्व करते हैं तो पता लगता है कि ये तो हमने जो है एनालिसिस में कर चुके थे, बीम की डिजाइनिंग में कर चुके थे, सारा वो का वही तो है। तो यही चीज मैं आप लोगों को बोल रहा हूं दोस्तों कि आगे के टॉपिक को अगर आपको बड़ा आसान बनाना है, बिना रटे अगर समझना है, तो इन तीनों टॉपिक को बड़े अच्छे से करिएगा, हर चीज को जान के करिएगा, क्यों कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। व्हेन ये सारे क्रिस्टल क्लियर हो जाते हैं तो ऑटोमेटिकली सारे जो है वो कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया इंट्रोडक्शन पार्ट। तो हम लोग एनालिसिस करेंगे बीम को WSM से भी और LSM से भी। अब यहां पे मैं आपको एक चीज बता दूं, एग्जाम में मोस्टली जो RCC में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो इस वाले पार्ट को लेके आ रहे हैं और इस वाले पार्ट को लेके आ रहे हैं। गेट के अंदर जो है इस टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए, WSM कम पूछा जाता है। गेट के अलावा बाकी सारे एग्जाम में अगर आप देखते हो, चाहे वो SSC JEN हो या ESC जो है प्री और मेंस हो, उनके अंदर सब पूछा जाता है, ये वाला टॉपिक भी इंक्लूड रहता है। गेट के अंदर मोस्टली LSM से ही क्वेश्चन आता है, WSM से नहीं आता है, बट ये कतई मतलब नहीं है कि WSM करना नहीं है। ठीक है, चलिए, तो ये एनालिसिस हो गया। अब अगर हम बात करें दोस्तों बीम के लिए, अगर हम थोड़ा सा सोचें तो मान लीजिए ये आपके पास में बीम सेक्शन है, सिंपली सपोर्टेड बीम मान लेते हैं, और इसी सिंपली सपोर्टेड बीम पे जब हम यूडीएल लोड लगाते हैं, यूडीएल लोड लगाते हैं दोस्तों, तो हम ये जानते हैं इसका बेंडिंग मोमेंट जो बनता है वो कुछ ऐसा बनता है, और शियरिंग फोर्स डायग्राम जो बनता है वो कुछ इस तरीके से बनता है। शियरिंग फोर्स डायग्राम जो बनेगा वो कुछ ऐसे बनता है। यहां पे अगर आप देखोगे तो दिस इज द शियरिंग फोर्स डायग्राम, दिस इज द शियरिंग फोर्स डायग्राम। तो जब मैं यहां पे बात करता हूं दोस्तों, तो मैं जब इस बीम को एनालिसिस करूंगा, एनालिसिस जब मैं करता हूं तो दोनों को अलग अलग तरीके से कर रहा हूं। मतलब जब मैं एनालिसिस करूंगा तो मैं ओनली बेंडिंग मोमेंट को ध्यान में रखते हुए बात करूंगा, ये मान के चलूंगा कि शियर बिल्कुल नहीं आ रहा है, ओनली बेंडिंग है। तो जब मैं इन दोनों में बात करूंगा तो क्या बात करूंगा कि ओनली बेंडिंग आ रही है, और बेंडिंग को रजिस्ट करने के लिए हमें रेनफोर्समेंट कितना देना है, डायमेंशन कितनी देनी है, और कितना मोमेंट ये रजिस्ट करेगा, वो सारी चीज हम लोग इसको अलग से सेपरेटली करेंगे। तो इन दोनों चैप्टर में हम लोग सिंपल इसी की बात करेंगे। फिर हम सेपरेटली डिजाइन ऑफ शियर, सेपरेटली हम लोग इसकी बात करेंगे जब ओनली शियर लग रहा है, बेंडिंग नहीं है। यह है ओनली बेंडिंग, ओनली बेंडिंग हम लोग डिस्कस करेंगे इसके अंदर, और ओनली शियर को डिस्कस करेंगे इसके अंदर। ठीक है, तो ये हमने सेपरेटली दोनों को अलग अलग कर लिया, जबकि हम अच्छे से जानते हैं कि जब बीम पे लोड लगाया जाता है तो शियर और बेंडिंग दोनों एक साथ आते हैं, शियर और बेंडिंग दोनों एक साथ आते हैं। तो ये दोनों एक साथ आएंगे, जिसको हम लोग एनालिसिस करेंगे डिजाइन ऑफ बीम के अंदर, डिजाइन ऑफ बीम के अंदर। तो डिजाइन ऑफ बीम में बढ़ने से पहले हम लोग जो टॉपिक देखेंगे वो हो जाएगा बॉन्ड एंड डेवलपमेंट लेंथ एंड द टोर्सन, डिजाइन ऑफ द टोर्सन। बॉन्ड एंड डेवलपमेंट लेंथ का मतलब है कि जो रेनफोर्समेंट आप प्रोवाइड कर रहे हैं, जिस लेंथ का आप प्रोवाइड कर रहे हैं, वो लेंथ सफिशिएंट है या नहीं, वो डाया सफिशिएंट है या नहीं, और जो लेंथ हम लोग बीम से कॉलम में प्रोवाइड कर रहे हैं और कॉलम से बीम में अगर हम जो दे रहे रेनफोर्समेंट का लेंथ, वो सफिशिएंट है या नहीं। यानी कि रेनफोर्समेंट की डिटेलिंग जो है, लेंथ कितना होगा, डाया कितना होगा, उस चीज को एंश्योर किया जाता है इस टॉपिक के अंदर बॉन्ड एंड डेवलपमेंट लेंथ में। तो इसके अंदर हम लोग कुछ सर्टेन फैक्ट भी ध्यान रखेंगे कि अगर बेंडिंग लग रहा है तो भाई हमें इतनी लेंथ का रेनफोर्समेंट देना ही देना है, चाहे किसी और पैरामीटर से कम आ रहा हो, लेकिन इतना तो हमें देना है, इतना डाया हमें देना है, चाहे वो बेंडिंग में हो, चाहे वो जो है कंप्रेशन में हो, चाहे वो एक्सियल टेंशन में हो। तो इन सब के लिए अलग अलग वैल्यू दे रखी है, वो आपको ध्यान रखना होगा इस वाले पैरामीटर में। फिर हम लोग डिजाइन करेंगे, एनालिसिस करेंगे डिजाइन ऑफ टोर्सन को लेके, कि भी जब टोर्सन लगता है तो बीम के अंदर क्या क्या इफेक्ट होता है, वो सारा हम लोग इस टॉपिक में डिस्कशन करेंगे। ठीक है,
ये सारा डिस्कशन करने के बाद हम लोग इस वाले पार्ट में आएंगे जहां पे हम लोग बीम को डिजाइन करेंगे। इन सबको ध्यान में रखते हुए, सबको ध्यान में रखते हुए का मतलब है बेंडिंग और शियर कंबाइंड इफेक्ट के साथ, बेंडिंग और शियर कंबाइंड इफेक्ट के साथ हम लोग क्या करेंगे, डिजाइन करेंगे। एंड देन रेनफोर्समेंट का जो डिटेलिंग है, कितना हम लेंथ ऑफ रेनफोर्समेंट देंगे, कितना डाया देंगे, वो भी हम इसके अंदर चेक करेंगे। मतलब ये तीनों टॉपिक जो हैं, अगर मैं WSM से कर रहा हूं तो WSM से, और LSM से कर रहा हूं तो LSM से, इन तीनों को एक साथ हम लोग इसमें चेक करेंगे। सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड डिजाइन ऑफ द बीम। यहां पे हम लोग एनालिसिस किए हैं। देन हम लोग डिजाइन करेंगे स्लेब को लेके। जब हमने बीम तक का डिजाइनिंग पैरामीटर देख लिया, क्या होता है, किस तरीके से होता है, तो वही चीज हम लोग जो है स्लेब की डिजाइनिंग में करेंगे। स्लेब और बीम दोनों ही बेंडिंग मेंबर हैं, जिसको हम लोग फ्लेक्सर मेंबर बोलते हैं। ठीक है, तो ये स्लेब का डिजाइनिंग करना हम लोग देखेंगे। उसके बाद में हम लोग जो है डिजाइन ऑफ कॉलम करेंगे। कॉलम किस तरीके से लगाया जाता है, क्या क्या पैरामीटर होते हैं जो इसको अफेक्ट करते हैं, और कितना रेनफोर्समेंट देना है, कितना डायमेंशन देना है, वो सारी चीजें हम लोग जो है एनालिसिस करेंगे बाय बोथ द मेथड WSM LSM इसके अंदर। एंड इट इज द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। नेक्स्ट हम लोग जो देखने वाले हैं डिजाइन ऑफ फुटिंग। दोस्तों अगर मैं गेट के लिए बात करता हूं, ओनली गेट के लिए अगर बात करता हूं, तो डिजाइन ऑफ फुटिंग का इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, इतने ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे गए अभी तक। अगर मैं गेट की बात करता हूं 1988 से लेकर अगर अभी तक की बात करूं तो टोटल जो है वो 8 या 10 क्वेश्चन आ रखे हैं। लेकिन ये वाला जो टॉपिक है वो ESE के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे आप मेंस का पेपर ले लो, इवन SSC JEE मेंस का पेपर ले लो, तो वहां पे इस टॉपिक से लगभग हर 2 साल में क्वेश्चन पूछा गया है, और वो भी अच्छे मार्क्स का पूछा गया है। सो दिस टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द ESE ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ, ESE सब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव किसी का भी हो, चाहे ESE हो, IAS हो, या इंडिया के किसी भी स्टेट PSU का जो पेपर होता है उसके अंदर ही पूछा जाता है। ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें आपको थोड़ा बहुत ध्यान रखना है, जो जो पैरामीटर है मैं आपको बता दूंगा, इनको ध्यान रखिए। ऑब्जेक्टिव यानी कि प्री पेपर बन जाएगा, बट सब्जेक्टिव के लिए आपको पूरा एक प्रॉब्लम सोल्व करना होगा। देन नेक्स्ट जो टॉपिक है दोस्तों, दैट इज कॉल्ड प्री स्ट्रेस कंक्रीट। जितना इंपॉर्टेंस इन सबका है, जितना इंपॉर्टेंस इन सबका है, उसके इक्विवेलेंट इंपॉर्टेंस इस टॉपिक का है, प्री स्ट्रेस कंक्रीट। मैं आपको एक चीज बता दूं, यहां तक हम लोग जो सीखने वाले हैं उसके अंदर हम लोग जो कोड यूज करेंगे वो कोड यूज करेंगे IS 456-2000, IS 456-2000 जो कि लिमिट स्टेट का कोड होता है। जब हम इस टॉपिक पे आएंगे डिजाइन ऑफ प्री स्ट्रेस पे, तो इसके लिए कोड अलग है, इसकी कहानी अलग है, ये अपने आप में एक अलग सब्जेक्ट भी है। आपने अगर यूनिवर्सिटी यानी कि सेमेस्टर एग्जाम में अगर देखा होगा तो RCC के अंदर इस सब्जेक्ट को अलग, इस टॉपिक को अलग सब्जेक्ट में पढ़ाया जाता है। तो ये अपने आप में एक अलग सब्जेक्ट है, बट चूंकि एग्जाम के अंदर इसको RCC जो है सब्जेक्ट में रखा गया है, तो इसमें आपको जानना है क्या प्री स्ट्रेस होता है। सबसे पहले तो ये जानना है कि प्री स्ट्रेसिंग कंक्रीट की आवश्यकता ही क्यों पड़ी। जब मैं सारे मेंबर इनसे डिजाइन कर सकता हूं और सब में हर तरीके का फोर्स अगर ट्रांसफर किया जा सकता है, तब हमें इस वाले कंसेप्ट के बारे में सोचने की आवश्यकता क्यों पड़ी। एंड देन उसको डिजाइनिंग कैसे करते हैं, उसको एनालिसिस कैसे करते हैं, कौन कौन से फोर्सेस आते हैं, क्या क्या इसकी थ्योरी है, वो सारी चीज हम लोग इसमें देखने वाले हैं। सो इट इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम ऑल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। जब मैं ऑल एग्जाम का बोलता हूं दोस्तों, तो सारे एग्जाम कवर करने, चाहे वो ESE हो, IAS हो, IFS हो या गेट पेपर हो, ठीक है। तो सारा जो है सारे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नाउ कम टू द 12 नंबर टॉपिक, डिजाइन ऑफ वाटर टैंक। ये प्योरली टॉपिक है ESE के। गेट के अंदर वाटर टैंक से क्वेश्चन नहीं आता है, तो अगर ओनली गेट आपका टारगेट है तब इस टॉपिक को आप बिल्कुल छोड़ सकते हैं, कोई टेंशन वाली चीज नहीं है। फिर मैं बता दूं, ESE के अंदर ये टॉपिक पूछा जाता है, मेंस के अंदर क्वेश्चन आते हैं, और इसको करने के लिए इसका अपना एक अलग कोड है। जैसे ये RCC का कोड हो गया IS 456, प्री स्ट्रेस का अलग कोड है, तो वाटर टैंक का अलग कोड है, तो इसके अपने प्रोविजन है और अपनी चीजें हैं, तो उसको सारा सेपरेटली आपको एनालिसिस करना होगा। सिमिलरली जब हम आगे बात करें,
जब हम आगे बात करें डिजाइन एनालिसिस ऑफ द रिटेनिंग वॉल, दोस्तों रिटेनिंग वॉल की डिटेलिंग क्या होती है, किस तरीके से फोर्स आता है, किस तरीके से फोर्स को एनालिसिस करता है, वो सारा आप लोग सोइल मैकेनिक्स में देख चुके हैं। सोइल मैकेनिक्स में आप बात करते हैं तो दो टॉपिक होते हैं, एक होता है जनरल सोइल मैकेनिक्स, एक होता है फाउंडेशन। तो फाउंडेशन के अंदर एक फाउंडेशन अपने आप में पूरा एक मेजर टॉपिक है। तो फाउंडेशन पे कौन से फोर्स आ रहे हैं, किस तरीके से जो है फोर्स ट्रांसफर होता है, वो सारी चीजें आप लोग सोइल मैकेनिक्स में देख चुके हैं। तो सोइल के जो टॉपिक हैं, जैसे एक्टिव और पैसिव प्रेशर क्या होता है, वो सारी चीज आपने सोइल मैकेनिक्स में देख चुके हैं। पीए और पीपी क्या होता है, उसके फॉर्मुलेशन क्या है और किस तरीके से फोर्स ट्रांसफर करता है, वो सीधे कंसेप्ट जो आपने वहां पे देखे, सीधे कंसेप्ट हम यहाँ पे यूज करेंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट फाउंडेशन कितने तरीके का होता है, डी फाउंडेशन, सेलो फाउंडेशन क्या क्या होते हैं और कौन कौन से पैरामीटर उस पर अफेक्ट करते हैं, दोनों फाउंडेशन पे लोड किस तरीके से आता है, किस तरीके से लोड को ट्रांसफर करते हैं, ये सारी मैकेनिज्म आप लोग जो है सोइल में देख चुके हैं। यहां पे इसका यूज क्या है, यहां पे दोस्तों ये होगा कि वहां पे जब आपने सारी चीजें देखी थी तो उन फोर्सेस को डायरेक्टली हम लोग यहां पे यूज करेंगे कि भाई यहां पे जो है जब इस पे लोड लगता है तो लोड लगने से किस तरीके से ये कंपोनेंट को डिजाइन करना है, रिटेनिंग वॉल के कंपोनेंट को हम कैसे डिजाइन करेंगे। तो डिजाइनिंग पैरामीटर यहां पे मैं आपको बताऊंगा, डायरेक्टली अज्यूमिंग कि ये लोड जो है वहां से आया है, बट इसको ये कतई मतलब नहीं है कि मैं सीधा सीधा लोड का वैल्यू लिख दूंगा कि पैसिव प्रेशर जो है सोइल मैकेनिक्स से आया। आई विल गिव यू द सम डिटेल, इसको हम लोग रिव्यू भी करेंगे कि ये टॉपिक आपने वहां पे किए थे और ये फोर्सेस जो लग रहे थे इनको हम लोग यहाँ पे यूज कर रहे हैं। तो डिजाइन ऑफ द रिटेनिंग वॉल हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। एंड एक चीज और, ये जो टॉपिक है ये प्योरली ईएससी का है, गेट में नहीं आता है, गेट में नहीं पूछे जाते हैं। तो दोस्तों जो टॉपिक हम लोग प्योरली ईएससी के, तो वो ईएससी प्री और मेंस के अंदर पूछे जाते हैं। मोस्टली ये जो टॉपिक रहा है और ये जो टॉपिक है ये मेंस के टॉपिक है, मेंस के अंदर अच्छे मार्क्स से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बट ये दोनों एग्जाम से इंपॉर्टेंट है, चाहे इंडिया का कोई सा भी पेपर ले लो, सब में ये टॉपिक पूछा जाता है। एंड बाकी जो टॉपिक हैं वो अपने अपने इंपॉर्टेंस रखते हैं, ठीक है। तो दोस्तों अगर हम गेट के पेपर की बात करें, गेट के पेपर की अगर हम बात करें तो गेट के अंदर इसका जो वेटेज है, गेट के पेपर की अगर हम बात करें तो गेट में इसका जो वेटेज है वो हो जाएगा आपके पास, दैट इज गेट के अंदर अगर हम देखें दोस्तों तो गेट के अंदर इसका जो वेटेज है आरसीसी का, गेट में इसका जो वेटेज है आरसीसी का वो हो जाएगा 5 to 6 मार्क्स का, 5 to 6 मार्क्स का रहता है। आप इसके अंदर +-1 कर सकते हैं, कभी कभार जो है 4 मार्क्स का भी रहा है तो कभी कभार 7 मार्क्स का भी पूछा गया। तो ये गेट के अंदर इसका वेटेज है। जब मैं ईएसई की बात करता हूँ, ईएससी की बात करता हूँ तो प्री के अंदर जो इसके क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो जो है 10 से 12 क्वेश्चन आते हैं, +-2 कर सकते हो आप, 10 से 12 क्वेश्चन आते हैं। अब ईएससी के लिए मैं आपको एक चीज और बता दूं, ईएससी के अंदर किसी भी सब्जेक्ट का कोई फिक्स पैटर्न या फिक्स नंबरिंग नहीं है कि इतने मार्क्स से पूछा जाना है, उसका एक अपना है और वो रेंडम है। कई बार ऐसा भी रहा है कि सोम से ओनली जो है 15 मार्क्स से क्वेश्चन पूछ लिए गए, यानी कि 15 क्वेश्चन आ गए। और कई बार ऐसा भी रहा है कि 2 क्वेश्चन ही पूछे गए। कई बार ऐसा भी रहा है कि बीएमसी जो है वो 20 मार्क्स ही पूछी गई और कई बार जो रहा है 4 या 5 मार्क्स का भी पूछ लिया गया। तो ये ईएससी प्री का कोई फिक्स पैटर्न नहीं है, कभी भी कोई सा भी सब्जेक्ट को कितना भी वेटेज दे सकते हैं। दैट इज द वाई ईएससी की जब हम प्रिपरेशन करते हैं तो ये माइंड में रखते हैं कि सारे सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है और सबको सेम तरीके से तैयारी करनी है। ऐसा नहीं है कि सोम को अलग से मैं अच्छे मार्क्स के लिए कर रहा हूं और फिर मैंने बीएमसी को लाइटली ले लिया, नेवर डू इट। ईएससी के लिए सारे सब्जेक्ट इक्विवेलेंट हैं और सारे सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब आते हैं मेंस को लेके। मेंस के अंदर अगर मैं बात करता हूं दोस्तों तो आरसीसी के लिए, आरसीसी जो टॉपिक है आप जानते हो, आरसीसी पेपर 1 का, ईएससी पेपर 1 का, ईएससी पार्ट 1 का पेपर, पार्ट 1 का टॉपिक है। ईएससी पार्ट 1 के अंदर सोम, टॉस, स्टील, आरसीसी, मैकेनिक्स, सीपीपीएम एंड बीएमसी, ये टोटल 6-7 सब्जेक्ट हैं जो पार्ट 1 में है। इसके अंदर जो है आरसीसी एक सब्जेक्ट आता है। और आप जानते हो मेंस के अंदर जो है दोस्तों
मेंस के अंदर जो है ये 300 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पार्ट 1 300 का होता है और पार्ट 2 भी 300 का होता है। मेंस की बात कर रहा हूं मैं। अब आपको ये जान के बड़ा आश्चर्य होगा, कई बार ऐसा रहा है, अगर आप जो है देखते हैं 2017-18 के आसपास जो है, आपने अगर ईएससी मेंस का अगर पेपर देखा होगा तो एक बार ऐसा रहा है कि इस 300 में से 110 मार्क्स का प्रॉब्लम जो है ओनली आरसीसी से पूछा गया है। हर साल आरसीसी से अगर मैं मेंस का अगर वेटेज देखता हूं दोस्तों, तो ये वेटेज जो है वो 70 से 80 मार्क्स का है, 70 से 80 मार्क्स का है मेंस के अंदर। और एक दो बार ऐसा भी रहा है कि 100 क्रॉस भी कर गया, ये 100 क्रॉस भी कर गया। तो आपके पार्ट 1 के अंदर जो सब्जेक्ट हैं वो है सोम है, स्ट्रक्चर एनालिसिस है, स्टील है, आरसीसी है, बीएमसी है, बीएमसी है, सीपीपीएम है, मैकेनिक्स है। इन सारे सब्जेक्ट को मिला के पार्ट 1 बनता है और उसमें से अगर आरसीसी इन सबका वेट, इन सबका मार्क्स कितना है 300, और अगर आरसीसी अकेला अगर 100+ मार्क्स अगर कैरी कर रहा है तो आप इस सब्जेक्ट को लाइटली नहीं ले सकते। आपको हर हाल में सब्जेक्ट को अच्छा बनाना ही है। अपार्ट फ्रॉम अगर हम ये भी देखें तो इसके अंदर जो है दोस्तों 70 से 80 मार्क्स के क्वेश्चन रेंडमली एवरी ईयर जो है वो लगभग पूछा जा रहा है। +-10 मार्क्स कर सकते हो आप इसमें, +-10 मार्क्स कर सकते हो। तो ये सब्जेक्ट चाहे इंडिया का कोई सा भी पेपर हो, एसएससी जेई से लेके आईएफएस तक का कोई सा भी पेपर हो, ये सब्जेक्ट बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, अपना अच्छा खासा वेटेज रखता है और बड़ा आसान सा सब्जेक्ट है, बहुत आसान है, कुछ भी नहीं है। आप अगर बेसिक का मतलब ये दोस्तों कि अगर आप ये तीनों टॉपिक अच्छे से कर लेते हैं तो मान के चलिए पूरा आरसीसी आपका लगभग 60% हो चुका है। पूरा आरसीसी 60% का मतलब समझ रहे हैं, इन सारे टॉपिक के लगभग डिजाइनिंग के, एनालिसिस के सारे पार्ट आपसे बन चुके हैं। ओनली 40% के लिए हमें इनको सेपरेटली देखना होगा। और जिन लोगों ने सेमेस्टर को अच्छे से कर रखा है उन लोगों को ये जो मैं स्टेटमेंट बोल रहा हूं कि 60% हो चुका है, तो वो अच्छे से समझ पा रहे होंगे कि ये सारी चीजें ट्रू हैं। तो ये तो रहा सब्जेक्ट का ओवरव्यू कि जो हम लोग करने क्या वाले हैं, किस टॉपिक में कितना वेटेज होगा और क्या क्या होगा। तो मैं कंक्लूड कर देता हूं दोस्तों, अगर मेरा टारगेट ओनली गेट है दोस्तों, तब आपको ये टॉपिक एंड ये वाला टॉपिक एंड ये और ये करना है। दिस इज द वन। अगर ओनली गेट टारगेट है कि सिर्फ गेट करना है और गेट के अंदर जो हमसे क्वेश्चन पूछे गए वो अगर 5 से 6 मार्क्स के हैं दोस्तों, तो ये मान के चलिए 4 से 5 मार्क्स इन्हीं टॉपिक से होंगे। 1 मार्क्स का क्वेश्चन या एक क्वेश्चन में इसलिए सेपरेटली रख रहा हूं, मे बी वो इनमें से आ जाए, बाकी बचे हुए में से। तो अगर मैं 6 मार्क्स का अगर मान के चल रहा हूं तो 6 में से 4 से 5 मार्क्स के क्वेश्चन इन्हीं टॉपिक से आते हैं एवरी ईयर। गेट का अपना एक पैटर्न फिक्स है कि इस टॉपिक से जो है इस सब्जेक्ट से इतने मार्क्स से पहुंचना, तो लगभग वो उसी से पहुंच रहा है, वो वेरिएशन नहीं रख रहा। लेकिन ईएससी के लिए अगर मैं बात करता हूं तो ईएससी के अंदर ये जो टॉपिक मैंने टिक किए हैं, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बट बाकी जो टॉपिक हैं आपके पास ये उतने ही इंपॉर्टेंट रखेंगे जितने बाकी हैं। तो इनको आप जैसे अगर इनके सारे पॉइंट क्रिस्टल क्लियर रखते हैं तो इनको आप समझ के भी कर सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो मेजर जो आपको प्रैक्टिस करना है दोस्तों, जो येलो कलर में किए गए उन पे ध्यान देना है। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम ऑल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। और जो ब्लू कलर में किए गए उनको आप थोड़ा सा कम मेहनत कर सकते हैं, यानी कि इनके क्वेश्चन अगर आप 5 से 6 बार बना रहे हैं तो इनको आप 2 से 3 बार बना के छोड़ सकते हैं, दैट्स ओके। लेकिन करना सारा ही है, ऐसा नहीं है कि छोड़ दिया और उसको खत्म कर दिया, नहीं। अगर सब्जेक्ट को लूज कर दिया तो मेहनत पूरी खत्म हो जानी है। ठीक है, सिंपल सब्जेक्ट है, बड़ा आसान सा है, बेसिक को ध्यान रखिए और धीरे धीरे चीजों को सीखते चलिए, ऑटोमेटिकली बन जाएगा। और कंसेप्ट को क्रिस्टल क्लियर कर लीजिए, पूरा सब्जेक्ट ऐसा लगेगा कि यार ये पिछले लेक्चर में ही तो किया था। तो बेसिक वाला पार्ट को ध्यान से सीखना है, समझना है, और प्रॉब्लम को कैसे बनाना है वो भी मैं आपको बता दूंगा, प्रॉब्लम कैसे बनती है वो भी आपको बता देंगे, ताकि आपको अलग से कोई स्टेप याद ना रखना पड़े। ठीक है दोस्तों, तो दिस इज ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ द सब्जेक्ट एंड ब्रीफली आइडिया अबाउट द टॉपिक जो हम लोग कवर करने वाले हैं। ओके,
थैंक यू।